महाजंग को दुनिया या तो रूस के चश्मे से देख रही है या फिर यूक्रेन के नजरिए से, और इसलिए इसमें रूस और यूक्रेन की जीत या फिर हार ढूंढी जा रही है। लेकिन इस पूरे सीन में एक तीसरा पक्ष भी है और वो है अमेरिका। युद्ध के बीच अमेरिकी जिस नीति के साथ आगे बढ़ रहा है उसे देखकर अब दुनिया के बड़े बड़े थिंक टैंक कह रहे हैं कि जंग पुतिन जीते या ज़ेलेंस्की, दोनों ही सूरतों में असल जीत बाइडेन की होगी। कैसे, ये आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। चौबीस फरवरी को युद्ध शुरू हुआ और एक एक दिन करके पूरा फरवरी महीना निकल गया। रूस के बम बारूद और मिसाइल हमलों के बीच मार्च के पूरे 31 दिन भी आंखों के सामने एक एक कर गुजर गए। दुनिया इंतजार करती रही कि युद्ध अब थमेगा कि तब थमेगा, और इसी इंतजार में अप्रैल का महीना भी खत्म होने वाला है। अब सवाल ये कि यह महायुद्ध कब तक चलेगा? क्या जब तक युद्ध का नतीजा नहीं निकलता तब तक यूक्रेन की धरती रूस के गोलों से दहलती रहेगी? 24 फरवरी से लेकर अब तक युद्ध की जो स्थिति बनी है वो इस ओर इशारा करती है कि फिलहाल ये महाजंग एक तलवार की धार पर टिकी है, यानी आने वाले दिनों में यह युद्ध किसी भी ओर मुड़ सकता है। मतलब ये कि अभी तक की स्थिति बताती है कि युद्ध में विजेता रूस भी हो सकता है या फिर जंग की बाजी यूक्रेन के हाथ भी लग सकती है। लेकिन इन दोनों ही स्थिति में असल जीत अमेरिका की ही मानी जाएगी। कैसे, अब वो समझिए। युद्ध में अगर यूक्रेन की जीत होती है तो ये साफ साफ अमेरिका की जीत मानी जाएगी, और अगर इस जंग में रूस जीता तो वो जंग को जीतने तक इतना ताकतवर नहीं रह जाएगा कि वो इसका जश्न मना सके। 24 फरवरी को जब युद्ध की शुरुआत हुई तो इस जंग को लेकर सबसे बड़ी चिंता जो बाइडेन की ही थी। तब बाइडेन प्रशासन को ये डर था कि कहीं जंग विश्व युद्ध की वजह न बन जाए या फिर दुनिया के ऊपर परमाणु युद्ध का खतरा न बढ़ा दे। लेकिन अब जंग के 2 महीने बाद अमेरिका की ये चिंता दूर हो गई है और अमेरिका की बेफिक्री के संकेत उसके बयानों से भी मिल रहे हैं। जहां तक जंग को लेकर रूसी मकसद की बात आती है, रूस इसमें पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। यूक्रेन बढ़त बना रहा है। रूस का सबसे बड़ा मकसद था कि वो यूक्रेन को रौंद डाले, उसकी स्वतंत्रता को खत्म कर दे। इस मकसद में रूस नाकाम हुआ। जंग में रूस जीते या फिर यूक्रेन, दोनों ही स्थिति में अमेरिका की बल्ले बल्ले होगी, क्योंकि कड़े आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद अगर पुतिन ये जंग जीत भी जाते हैं तो वो काफी कुछ खो देंगे। जंग के बाद न तो उनका पहले जैसा प्रभुत्व होगा और न ही रूस की पहले जैसी स्थिति, और रूस की हालत चीन के लिए भी एक बड़ा संदेश देगी। वो चीन जो बार बार अमेरिका को आंखें दिखाता है। हम रूस को उस हद तक कमजोर देखना चाहते हैं ताकि वो वैसी चीजें ना दोहरा पाए जैसे उसने यूक्रेन पर हमले से पहले किया था। रूस की स्थिति को लेकर अमेरिका का आकलन यूक्रेन की जमीन पर कैसे नजर आ रहा है, अब उसे समझिए। मार्च की शुरुआत में जहां रूसी सेना का कब्जा उत्तरी यूक्रेन से लेकर दक्षिण यूक्रेन के शहरों तक था, वो 21 अप्रैल तक आते आते सिर्फ और सिर्फ दक्षिण तक ही सिमट कर रह गया। यानी अप्रैल का आखिर आते आते पुतिन की सेना सिर्फ दक्षिण यूक्रेन में आकर ठहर गई। इसकी बड़ी वजह यह थी कि उत्तर के शहरों पर कब्जे के बावजूद रूस का असल मकसद पूरा नहीं हुआ। ये मकसद तब पूरा होता अगर रूसी सेना राजधानी कीव पर कब्जा कर लेती, लेकिन पुतिन का ये सपना अधूरा है और अब इस सपने की भरपाई के लिए रूस यूक्रेन के दक्षिण पर
कब्जे की तैयारी कर रहा है। रूसी सेना के एक जनरल कह चुके हैं कि अब उनका मकसद दक्षिण यूक्रेन पर पूर्ण नियंत्रण का है, ताकि डॉनबास इलाके से क्राइमिया को जमीन के रास्ते एक कॉरिडोर से जोड़ा जा सके और बाद में इस कॉरिडोर को मोल्डोवा के ट्रांसनिस्ट्रिया तक पहुंचाया जाए, जहां रूस की सरपरस्ती में विद्रोहियों का कब्जा है। दुनिया को दिखाने के लिए पुतिन भले ही डॉनबास पर कब्जा करके उसे क्राइमिया से जोड़ दे या फिर इसे अपनी युद्ध की उपलब्धि बता दे, लेकिन इतने बड़े युद्ध का ये परिणाम कम से कम पुतिन की जीत तो कतई नहीं कहलाएगा। सवाल ये उठेंगे कि क्या पुतिन ने अरबों रुपए खर्च करके यह युद्ध सिर्फ डॉनबास जीतने और उसे क्राइमिया तक मिलाने के लिए लड़ा था? युद्ध में यूक्रेन की मदद के लिए कई देश आगे आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की ओर से 20 बुशमास्टर गाड़ियां यूक्रेन की मदद के लिए पहुंच गई हैं। इन गाड़ियों का इस्तेमाल करते हुए एक वीडियो भी ऑस्ट्रेलिया ने जारी किया है। बुशमास्टर 10 सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकता है। ऑस्ट्रेलिया ने अब तक यूक्रेन को 191 मिलियन की सैन्य मदद दी है। ऑस्ट्रेलिया ने यूक्रेन को 6 आर्टिलरी गन देने की भी घोषणा की है। तो 20 बुशमास्टर यूक्रेन पहुंच गए हैं। यूक्रेन की मदद कई गाड़ियां कर रही है और सैन्य क्षमता को बढ़ा रही हैं। हम देख रहे हैं कि पिछले 63 दिनों से आज 64वां दिन है युद्ध का, कई देशों से लगातार यूक्रेन को मदद मिल रही है। यूक्रेन को लगातार हथियारों की मदद मिल रही है। अमेरिका ने 90 हॉवित्जर तोप भेजे हैं। इसके अलावा यूक्रेन के सैनिकों को हॉवित्जर चलाने की ट्रेनिंग भी अमेरिका दे रहा है। लगातार मदद मिल रही है यूक्रेन को और हॉवित्जर तोपें अब अमेरिका ने भेजी है, जिसमें किस तरीके से इन तोपों का इस्तेमाल होता है ये ट्रेनिंग अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को सैनिकों को मिल रही है। अमेरिका ने 90 हॉवित्जर तोप भेजी हैं। इसके अलावा यूक्रेन के सैनिकों को हॉवित्जर चलाने की ट्रेनिंग भी अमेरिका दे रहा है। तो ये तस्वीरें आप देखिए और ताकत और बढ़ जाती है ज़ेलेंस्की की सेना की। अगर इतने दिनों तक यूक्रेन के सैनिक इस युद्ध में डटे हुए हैं तो वो दूसरे देशों की मदद की वजह से। तो यूक्रेन और रूस के बीच पिछले 64 दिनों से जंग जारी है। यूक्रेन पर रूस लगातार बमबारी कर रहा है। यूक्रेन के कई शहरों को रूसी सेना ने अपना निशाना बनाया है। रूसी सैनिक यूक्रेन के शहरों को अपने कब्जे में ले रहे हैं या उसे खंडर बना रहे हैं। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर कब्जे का दावा किया है। आइए आपको मैप के जरिए समझाते हैं कि यूक्रेन के कौन कौन से शहरों पर रूस ने कब्जा कर लिया है। और अब हम आपको मैप के जरिए देखिए समझाएंगे कि ऐसे कौन कौन से इलाके हैं जिस पर कब्जा किया गया है। ये आप देखिए, ये पूरा मैप है और इसमें अगर हम देखें तो ये खेर्सोन है, ये वो इलाका है जिस पर कब्जा पूरी तरीके से हो चुका है। इसके अलावा लुहांस्क और डोनेट्स्क पर रूसी सेना ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। लड़ाई जो है अब कीव तक जा पहुंची है, लेकिन कीव पर कब्जे की कोशिशें लगातार हो रही है। आप देख रहे हैं कि वहां पर आसमान से भी बम गिराए जा रहे हैं, जमीन के माध्यम से भी वहां पर लगातार सैनिक डटे हुए हैं। अब ये देखिए जापोरिजिया, इस पर पहले रूस ने कब्जा कर लिया था, लेकिन अगर हम बात करें खेर्सोन और खार्किव शहरों पर तो वहां पर अभी हमले तेज हो चुके हैं। ये है खेर्सोन, ये वो शहर है जहां पर इस वक्त पुतिन के सैनिक जबरदस्त बमबारी कर रहे हैं और वहां के लोग जबरदस्त हमले इस वक्त झेल भी रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो परमाणु हमले की धमकी भी दी है। डोनेट्स्क ये वो इलाका जिस पर कब्जा हो चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें मारिउपोल की, हम बात करें मेलिटोपोल की और खेर्सोन, यहाँ पर हमले तेज हो चुके हैं। लेकिन जिस तरह से अभी हम देखें, क्योंकि कीव ये राजधानी है यूक्रेन की, अभी तक पुतिन की सेना यहाँ पर कब्जा नहीं कर पाई है, लेकिन भारी तबाही वहां पर देखने को मिली है। और ये कहा जा सकता है कि ज़ेलेंस्की की सेना पुतिन की सेना का डटकर मुकाबला कर रही है और वहां पर जबरदस्त तबाही भी देखने को मिल रही है। मारिउपोल से भी बड़ी तबाही सिर्फ यूक्रेन में नहीं बल्कि बाकी यूरोप में भी दिख सकती है। पुतिन तो पहले ही परमाणु हथियारों की तरफ इशारा कर चुके हैं। वैसे बड़ी खतरनाक वार्निंग ईरान के एक पत्रकार ने भी दी है। ये पत्रकार यूक्रेन का दौरा करके लौटे हैं। आपको उनकी ग्राउंड रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इससे पता चलेगा कि यूक्रेन की जंग कब खत्म होगी और क्या इसके लिए एक और बड़ा युद्ध करना होगा। बहुत गौर से देखिएगा ये रिपोर्ट, क्योंकि ईरान के इस पत्रकार की बातों से वर्ल्ड वॉर के खतरे की बू आ रही है। अगर यूरोप में शांति चाहिए तो जंग जरूरी है। ये डरावनी चेतावनी लंदन में रहने वाले एक बड़े युद्ध विशेषज्ञ ने दी है। ये एक ऐसे शख्स की रिपोर्ट है जो यूक्रेन पहुंचकर हालात का जायजा लेने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं। ब्रिटेन के मशहूर न्यूज़पेपर एक्सप्रेस में
उस युद्ध विशेषज्ञ का पूरा इंटरव्यू छपा है, जिसका लब्बो-लुआब ये है कि अगर आप शांति चाहते हैं तो युद्ध की तैयारी करें। यूक्रेन में चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए इस महायुद्ध में अब दुनिया को शामिल होना चाहिए। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या युद्ध रोकने के लिए अमेरिका रूस से टकराएगा? क्या ब्रिटेन यूक्रेन युद्ध के दी एंड के लिए रूस से लड़ेगा? क्या पोलैंड रूस के खिलाफ रणभूमि में उतरेगा? या फिर यूक्रेन के पड़ोसी नेटो देश रूस से भिड़ेंगे? ये सवाल इसलिए भी काफी अहम हो जाता है क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध की आंच अब पूरे यूरोप या कहें कि दुनिया के तमाम देशों पर महंगाई के रूप में पहुंचना शुरू हो गई है, क्योंकि रूस ने ब्रिटेन को धमकी दी है कि अगर यूक्रेन को रूस पर हमले के लिए उकसाया तो ब्रिटेन को भी माकूल जवाब दिया जाएगा। यूक्रेन की सेना ने पलटवार करते हुए रूसी सरहद पर हमले शुरू कर दिए हैं। ब्रिटेन के मंत्री जेम्स हेप्पी ने यूक्रेन की इस कार्रवाई का समर्थन किया है। ब्रिटेन के इस कदम से बौखलाकर रूस ने धमकी दी है। रूस का कहना है कि वो ब्रिटेन समेत नेटो देशों में सैन्य स्थलों पर हमला कर सकता है। ब्रिटेन के मशहूर अखबार डेली मेल की इस हेडलाइन को देखिए। इसमें साफ साफ कहा गया है कि रूस ने चेतावनी दी है कि वो यूक्रेन के समर्थन पर ब्रिटेन जैसे देशों में नेटो साइटों पर हमला कर सकता है। सिर्फ यही नहीं, रूस ब्रिटेन के राजनयिकों को बम से निशाना भी बना सकता है। रूस की चेतावनी उस वक्त और बड़ी हो जाती है जब अमेरिका के पेंटागन प्रमुख का यह बयान सामने आता है कि रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियारबंद करने के लिए पश्चिमी देशों को युद्ध की रफ्तार से आगे बढ़ना चाहिए। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन का कहना है कि हमारे पास बर्बाद करने के लिए कोई समय नहीं, हमें युद्ध की गति से आगे बढ़ना है। मुझे पता है कि सभी नेता आज पहले से कहीं अधिक संकल्प के साथ यूक्रेन में रूस के आक्रमण और अत्याचारों के खिलाफ लड़ाई में उसका समर्थन करने के लिए निकल पड़े हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, पोलैंड समेत तमाम नेटो देश यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई पहले से ही कर रहे थे। अब जर्मनी भी इसके लिए तैयार हो गया है। जर्मनी ने पहले यूक्रेन को हथियार देने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब यूक्रेन को 50 गेपर टैंक सप्लाई करने के लिए तैयार हो गया है, जो एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम के तौर पर काम करता है। बड़ा सवाल है कि क्या युद्ध रोकने के नए फॉर्मूले के तहत ये देश हथियारों की सप्लाई से आगे बढ़कर यूक्रेन युद्ध में शामिल होंगे? जवाब अभी किसी देश की तरफ से नहीं आया। यूक्रेन 4 नेटो देश पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी और रोमानिया के साथ सीमा साझा करता है, जहां एक से बढ़कर एक घातक मिसाइलें नेटो ने लगा रखी हैं। नेटो अब रूस और यूक्रेन के आसपास अपने इलाकों में फौज की तादाद बढ़ा रहा है। रूस के आसपास नेटो की फोर्स कहां-कहां तैनात की गई हैं, ये नेटो बनाम रशिया वाली टक्कर की तस्वीर और साफ कर देगी। पूर्वी यूरोप में एस्टोनिया और लातविया में नेटो के करीब 1,500 हजार सैनिक हैं। लिथुआनिया में नेटो और अमेरिका के मिलाकर करीब 2,000 सैनिक हैं। पोलैंड में नेटो के 7,000 सैनिक हैं। तो वहीं रोमानिया में नेटो ने 1,000 सैनिक तैनात किए हैं। ये स्थायी तैनाती है जो हमेशा पूर्वी यूरोप में रहती है। नेटो रोमानिया, बल्गेरिया, हंगरी, स्लोवाकिया और ऐसे ही दूसरे देशों में ज्यादा सेना तैनात कर सकता है। पोलैंड और बाल्टिक देशों में पहले से ही उसकी कई बटालियन तैनात की जा रही हैं। वहीं नेटो अपनी रैपिड रिस्पांस टीम को एक्टिवेट कर चुका है। 40,000 सैनिकों की इस फोर्स को पहली बार एक्टिव किया गया है। रूसी सीमा के काफी करीब नेटो की सेना हमेशा जंग की तैयारी में लगी रहती है। यहाँ तापमान 0 डिग्री से भी कम, लेकिन नेटो सैनिक सफेद बर्फ के बीच युद्ध के शोले भड़का रहे हैं। अगर रूस और नेटो में जंग हुई तो रेड आर्मी को कैसे मुंहतोड़ जवाब देना है, ये उसी की तैयारी है। Prise de contact avec l'OAC, Oscar Alpha Charlie, l'ennemi se replie, le temps de se réorganiser, pause de 10 minutes. रूस की सीमा से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर एस्टोनिया में नेटो का युद्ध अभ्यास। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, नेटो के इस कैंप में बम और बंदूक से लेकर तोप और टैंकर तक जंग में इस्तेमाल होने वाले हर साजो सामान की टेस्टिंग हो रही है।
इस युद्धाभ्यास को 1300 नेटो सैनिक मिलकर कर रहे हैं, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और एस्टोनिया के जवान भी शामिल हैं। अमेरिका नेटो का सबसे बड़ा हिस्सेदार है। यूरोप में अमेरिका के 60,000 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। जर्मनी में सबसे ज्यादा 119 बेस पर 33,948 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। इटली में 44 बेस और 12,247 अमेरिकी सैनिक हैं। वहीं ब्रिटेन में 24 सैन्य बेस पर अमेरिका के 9,274 जवान हैं। स्पेन में अमेरिका के 4 बेस हैं, जिन पर 3,168 सैनिक हैं। वहीं उत्तर नॉर्वे में 7 बेस हैं और 733 अमेरिकी जवान तैनात हैं। और रूस के नजदीक फिनलैंड में 19 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। इसके अलावा यूरोप में पोलैंड, रोमानिया, हंगरी, बल्गेरिया, सर्बिया में अमेरिका ने अपने मिलिट्री बेस बना रखे हैं। यूरोप में ये सिर्फ वो ठिकाने हैं जहां सिर्फ अमेरिका के सैनिक तैनात हैं। इसके अलावा नेटो के और सैन्य बेस पूरे यूरोप में फैले हुए हैं। अमेरिका ने अपने 1700 और सैनिकों को पोलैंड में लैंड कराया है। ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं। हालांकि अमेरिका ने अभी तक ये नहीं बताया कि पोलैंड में पहले से उसके कितने सैनिक मौजूद हैं। रूस की एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप में अमेरिका के 60,000 से ज्यादा जवान पहले से ही मौजूद हैं, जिनके निशाने पर अभी रूस बना हुआ है। पोलैंड पहुंचे अमेरिकी जवान 82वें एयरबोर्न कोर से हैं। 82वां एयरबोर्न कोर अमेरिका की सेना का बहुत ही खतरनाक दस्ता है। Contribution here in Poland shows our solidarity with all of our allies here in Europe, and obviously during this period of uncertainty, we know that we are stronger together. अमेरिका की 82वें एयरबोर्न कोर में खास तौर पर पैराट्रूपर्स शामिल होते हैं। पिछले 20 वर्षों में अमेरिका अपने सभी खतरनाक अभियानों में इनको तैनात करता आया है। वो चाहे 2003 में अमेरिका का इराक पर हमला हो या फिर हाल ही में अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा रही। जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने जवानों के साथ साथ नागरिकों को निकाला था, उस वक्त भी अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट पर इसी कोर के पैराट्रूपर्स को तैनात किया था। और अब नेटो और रूस में बढ़ी तनातनी के बीच ये पोलैंड पहुंच चुके हैं। This deployment is a prudent measure to ensure that collectively that with prevention of any war aims, it's defensive in nature, and clearly this is about ensuring the protection of all of the alliance. साफ है, रूस पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका समेत नेटो की तैयारी पूरी है। लेकिन हमीद रेजा जरीफिनिया के सुझाव के मुताबिक पश्चिमी देश यूक्रेन युद्ध में हस्तक्षेप करेंगे या फिर यूक्रेन रूसी सेना के खिलाफ अकेले अपना बचाव करता रहेगा, इस पर नेटो अभी तक मौन है। असम को पीएम मोदी की सौगात, कई योजनाओं का शिलान्यास, दीफू में रैली को भी किया संबोधित। असम के लोगों के बीच भी पहुंचे पीएम मोदी। दिल्ली के जसोला इलाके में अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाने की तैयारी, लोगों ने सड़क से सामान हटाना किया शुरू। एक दिन पहले साउथ एमसीडी के मेयर और कमिश्नर ने जैतपुर समेत कई इलाकों का किया दौरा। उत्तराखंड के जंगलों में भीषण आग से धधके पहाड़, कई इलाकों में छाए धुएं की चादर से लोगों का जीना हुआ मुश्किल। जंगली जानवरों के साथ साथ कई इलाकों में भारी नुकसान। पहुंचाया, लेकिन अब उसने कलिब्र की ताकत को पनडुब्बी से दाग कर दिखाया। हालांकि रूस की पनडुब्बी ने ये मिसाइलें किस इलाके में दागी, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन उसका जो वीडियो सामने आया उसमें एक पनडुब्बी से एक के बाद एक कई मिसाइलें निकलती दिखाई दी। रूसी पनडुब्बी ने इसी तरह कई कलिब्र मिसाइलों को आसमान में दाग कर उनकी ताकत दिखाई। और ये तस्वीरें जंग के बीच यूक्रेन की चिंता को और बढ़ा सकती हैं, क्योंकि एक दिन पहले ही यूक्रेन की मीडिया की तरफ से यह दावा किया गया था कि रूस ने क्राइमिया में तैनात अपनी पनडुब्बी में कलिब्र मिसाइलें लोड कर दी। मतलब ये कि समंदर के रास्ते यूक्रेन पर हमले का खतरा और बढ़ गया, क्योंकि इससे पहले भी रूस ने समंदर से ही कलिब्र मिसाइल को यूक्रेन के कई शहरों पर दागा था, जिसने वहां भारी तबाही मचाई थी। जेलेंस्की की चिंता इसलिए भी और बढ़ सकती है क्योंकि कलिब्र कोई आम मिसाइल नहीं है, बल्कि ये परमाणु हथियारों को ले जाने में भी सक्षम है। यही नहीं, खबर तो ये भी आई कि रूस अब इसकी मारक क्षमता को बढ़ाने में जुटा हुआ है, जिसके बाद कलिब्र क्रूज मिसाइल और भी खतरनाक हो जाएगी।
उधर रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास पर कब्जा करने के लिए हमले तेज कर दिए। राजधानी कीव से पीछे हटने के बाद से पुतिन की सेना डॉनबास को मुट्ठी में करने में जुटी है, लेकिन अभी तक उसे पूरी तरह कामयाबी नहीं मिल पाई है। इसलिए अब रूस ने डॉनबास को तबाह करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसकी तरफ से वहां इतनी बमबारी की गई कि बड़ी बड़ी इमारतें मलबे में तब्दील हो गईं। कई गाड़ियां और मकान आग की चपेट में आ गए। इसके बाद उसने टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को वहां की सड़कों पर दौड़ाना शुरू कर दिया, जिसका वीडियो भी सामने आया। इससे पहले कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई थीं, जिनमें रूस की सेना अलग अलग टुकड़ियों में टैंक, बख्तरबंद गाड़ियों और तोपों के साथ पूर्वी यूक्रेन की तरफ बढ़ती नजर आई थी। अब दावा किया जा रहा है कि रूस की उन टुकड़ियों ने डॉनबास के कई इलाकों में पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया, जिसके बाद यूक्रेन के फौजियों ने उन इलाकों से लोगों को निकालने का काम शुरू कर दिया। которые даже не хотели, убедили, переговорили, потому что बताया गया कि इस दौरान कुछ जगहों पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच आमने सामने की लड़ाई भी हुई। यूक्रेन के साथ 2 महीनों से चल रही जंग में रूस ने अब एक ऐसा घातक हथियार उतार दिया जो पिछले कई दिनों से यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में कहर ढा रहा है। रूस ने अपने खतरनाक हथियार UR-77 मैचुरित से मारियोपोल के अजोवस्ताल स्टील प्लांट पर फिर हमला किया। अब तक यूक्रेन ही रूस के इस बेहद मारक हथियार का इस्तेमाल अपने रिहायशी इलाकों पर करने का आरोप लगाता रहा, लेकिन अब तो खुद रूस की मीडिया ने उसके हमले का एक वीडियो जारी किया, जिसमें बारूदी सुरंगों को तबाह करने वाला रूस का यह हथियार अजोवस्ताल स्टील प्लांट पर हमले की तैयारी करता नजर आया। पहले यह गरजते हुए प्लांट की तरफ बढ़ा और इसके बाद जैसे ही टारगेट सेट हुआ, रॉकेट दाग दिया गया। स्टील प्लांट की तरफ बढ़ता रॉकेट अपने साथ कई किलो विस्फोटक से भरे एक पाइप को लेकर निशाने की तरफ उड़ गया और विस्फोटक से भरा पाइप जैसे ही टारगेट पर गिरा, वहां एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद वहां से धूल और धुएं का एक बड़ा सा गुबार उठता नजर आया। रूस की मीडिया की तरफ से दावा किया गया कि रूसी सेना ने अजोवस्ताल प्लांट की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग को निशाना बनाया, जहां यूक्रेन के कुछ सैनिकों के छिपे होने की आशंका थी। उधर यूक्रेन से जारी युद्ध के बीच रूस के बेलग्रेद शहर में फिर बड़ा हमला हो गया। इस बार वहां रूस के एक हथियार डिपो को निशाना बनाया गया। पिछले करीब 1 महीने में यूक्रेन की सीमा के पास बसे रूस के इस शहर में यह तीसरा बड़ा हमला है, जिसके बाद रूस का हथियार डिपो आग की भीषण लपटों में घिरा दिखाई दिया। वहां लगी आग इतनी भयानक थी कि उसकी लपटें कई किलोमीटर दूर से भी साफ दिखाई पड़ रही थी, जबकि उससे निकल रहा काला धुआं पूरे इलाके में फैलता नजर आया। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, हथियार डिपो में लगी आग और भी भयानक होती गई और तभी अचानक वहां एक तेज धमाका हुआ। इसके बाद तो रूस का वो हथियार डिपो किसी धधकते हुए ज्वालामुखी की तरह दिखाई दिया। कई घंटों तक वो इसी तरह आग की लपटों के बीच घिरा रहा और वहां से रह रहकर धमाकों की आवाजें आती रहीं, जिसने वहां से कई किलोमीटर दूर रहने वाले लोगों को भी दहलाकर रख दिया। रूस के मुताबिक उनके हथियार डिपो पर यह हमला सुबह करीब 3:30 बजे किया गया, जिसकी तस्वीरें वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। और सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई तस्वीर में एक तरफ से तेजी से आता एक आग का गोला दिखाई दिया, जो धीरे धीरे जमीन से आसमान की तरफ उठता गया। कुछ सेकंड के बाद ही वो गोला एक इमारत से टकराया और वहां एक धमाका होता नजर आया। बताया गया कि इसी हमले में हथियार डिपो तबाह हो गया। रूस ने दावा किया कि मिसाइल से किए गए इस हमले के पीछे यूक्रेन है, जिसने अब रूस की सीमा में घुसकर वार करना शुरू कर दिया, क्योंकि बेलग्रेद प्रशासन के मुताबिक यूक्रेन की सीमा से लगने वाले 2 और इलाकों में धमाकों की आवाजें सुनी गई। बताया गया कि उन इलाकों में यूक्रेन के ड्रोन हमले की तैयारी में थे, तभी उन्हें मार गिराया गया। मतलब अगर इन दावों पर यकीन किया जाए तो यूक्रेन अब रूस की सीमा के अंदर अपने ड्रोन भेजकर उसके अहम ठिकानों को निशाना बना रहा है, क्योंकि पिछले 1 महीने में रूस के तेल और हथियार डिपो पर बार-बार हमले हो रहे हैं। 1 महीने के भीतर रूस के अहम ठिकानों पर हमले की ये 5वीं घटना है। अभी 2 दिन पहले ही रूस के ब्रियान शहर में एक तेल डिपो को तबाह कर दिया गया था, जबकि इसी महीने की शुरुआत में बेलग्रेद में एक तेल डिपो और एक हथियार डिपो को निशाना बनाया गया था। रूस ने इन सभी हमलों के लिए यूक्रेन को ही जिम्मेदार ठहराया। उसके मुताबिक जिस तरह से यूक्रेन की सीमा के पास के रूसी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है, उसके इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस और पश्चिमी देशों में टकराव अब और बढ़ता दिख रहा है। रूस ने कुछ और देशों की प्राकृतिक गैस सप्लाई को काटने की धमकी दी है। रूसी रूबल में भुगतान न करने वाले देशों की गैस आपूर्ति जल्द बाधित हो सकती है। अब तक पोलैंड और बुल्गारिया की गैस सप्लाई रुक चुकी है। बुल्गारिया को रूस से 75% गैस मिल रही थी। रूस के इस कदम के बाद यूरोप में गैस की कीमतों में उछाल आया है। यूरोपीय नेताओं ने रूस के इस कदम को ब्लैकमेल करने वाला बताया है।